विवादों की जड़ें, एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। भारत और पाकिस्तान का रिश्ता उन दो भाइयों की कहानी जैसा है जो एक ही घर में पले बढ़े, लेकिन बंटवारे के बाद उनकी राहें हमेशा के लिए जुदा हो गईं। इस रिश्ते की बुनियाद 1947 के विभाजन की दर्दनाक यादों पर रखी गई है। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, बल्कि दिलों का, परिवारों का और संस्कृतियों का भी बंटवारा था। इस बंटवारे ने दोनों देशों के बीच अविश्वास की एक ऐसी गहरी खाई खोद दी जिसे आज तक पाटा नहीं जा सका है। विभाजन के तुरंत बाद जम्मू और कश्मीर का मुद्दा एक ऐसे नासूर के रूप में उभरा जिसने दोनों देशों को कई युद्धों की आग में झोंक दिया। यह सिर्फ एक भौगोलिक विवाद नहीं, बल्कि पहचान और संप्रभुता की लड़ाई बन गया, जिसने दोनों मुल्कों की नियति को हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ दिया। 1947-48 का पहला युद्ध, 1965 का दूसरा युद्ध और 1971 का युद्ध, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ, मील के पत्थर हैं। हर युद्ध के बाद शांति की कोशिशें तो हुईं, लेकिन वे स्थायी समाधान खोजने में नाकाम रहीं। समय के साथ दोनों देशों ने परमाणु शक्ति हासिल कर ली, जिससे यह विवाद सिर्फ दक्षिण एशिया के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया। इन ऐतिहासिक घटनाओं ने दोनों देशों के मानस पर गहरी छाप छोड़ी है, जो आज भी उनकी नीतियों और एक दूसरे के प्रति उनके नजरिए को प्रभावित करती है। पर्दे के पीछे का खेल, गुप्त समझौतों की आवश्यकता क्यों? जब दो देशों के बीच रिश्ते इतने तनावपूर्ण और संवेदनशील हों, तो हर बातचीत को सार्वजनिक करना लगभग असंभव हो जाता है। भारत और पाकिस्तान के मामले में गुप्त समझौते या बैक चैनल डिप्लोमेसी एक जरूरत बन जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दोनों ही देशों में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो किसी भी तरह के समझौते का विरोध करता है। अगर बातचीत की हर डिटेल जनता के सामने रख दी जाए, कट्टरपंथी समूह, विपक्षी दल, मीडिया का एक हिस्सा तो वह उसे शुरू होने से पहले ही खत्म कर देंगे। गोपनीयता नेताओं को बिना किसी दबाव के खुलकर बात करने और मुश्किल मुद्दों पर लचीला रुख अपनाने की आजादी देती है, जो कैमरे के सामने संभव नहीं है। गुप्त वार्ताओं का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे जटिल मुद्दों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर हल करने का मौका देती हैं। सार्वजनिक मंचों पर नेता अक्सर अपने देश की जनता को ध्यान में रखकर कड़े और राष्ट्रवादी बयान देते हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वे उन संभावनाओं पर भी विचार कर सकते हैं जिन्हें वे खुले तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते। ये एक तरह का डिप्लोमैटिक सेफ्टी वॉल्व है, जो दोनों पक्षों को बिना अपनी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाए एक दूसरे के इरादों को समझने और विश्वास बनाने का एक नाजुक अवसर प्रदान करता है। इन समझौतों को गुप्त रखने का एक कारण अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी होता है। कई बार अमेरिका जैसे बड़े देश दोनों पक्षों पर समाधान के लिए दबाव डालते हैं, इसलिए वे पर्दे के पीछे बातचीत करके एक ऐसा रास्ता निकालते हैं जो सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य हो और जिसे वे अपने देश की जीत के रूप में प्रस्तुत कर सकें। यह राष्ट्रीय स्वाभिमान और व्यावहारिक जरूरत के बीच संतुलन बनाने की एक कला है। ताशकंद समझौता, एक अधूरा सच। 1965 के युद्ध के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, तो सोवियत संघ ने मध्यस्थता की पेशकश की। जनवरी 1966 में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ताशकंद में एक ऐतिहासिक बैठक हुई। ताशकंद, जो अब उज्बेकिस्तान की राजधानी है। आधिकारिक तौर पर ताशकंद समझौते का मुख्य उद्देश्य युद्ध विराम को स्थायी बनाना, दोनों देशों की सेनाओं को उनकी पुरानी स्थिति पर वापस भेजना था। इस समझौते पर हस्ताक्षर तो हो गए, लेकिन यह अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया। समझौते के ठीक बाद प्रधानमंत्री शास्त्री जी का रहस्यमयी परिस्थितियों में निधन हो गया, जिससे यह बहस और तेज हो गई कि क्या ताशकंद में कुछ ऐसा भी हुआ था जिसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। कई विश्लेषकों और इतिहासकारों का मानना है कि दस्तावेजों में जो लिखा गया था वह पूरी कहानी नहीं थी। पर्दे के पीछे सोवियत संघ के दबाव में दोनों नेताओं पर कश्मीर मुद्दे पर कुछ नरम रुख अपनाने के लिए जोर डाला गया था। ऐसी अफवाहें थीं कि शास्त्री जी पर हाजी पीर दर्रे जैसे जीते हुए महत्वपूर्ण इलाकों को पाकिस्तान को वापस लौटाने के लिए भारी दबाव था, जिसे लेकर वे आंतरिक रूप से काफी परेशान थे। कहा जाता है कि उन्होंने इस दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया था, लेकिन समझौते के अंतिम मसौदे में सेनाओं की वापसी की बात शामिल की गई, जिसे भारत में कई लोगों ने एक कूटनीतिक हार के रूप में देखा। वहीं भारत में शास्त्री जी के निधन ने इस समझौते को एक रहस्य के आवरण में लपेट दिया और यह धारणा मजबूत हो गई कि शायद वे किसी ऐसे गुप्त दबाव का सामना कर रहे थे जिसे देश बर्दाश्त नहीं कर पाता।
ताशकंद समझौता इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे एक सार्वजनिक रूप से घोषित शांति समझौता भी अपने भीतर कई गुप्त परतें छिपाए हो सकता है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो सका। शिमला समझौता और अनकही बातें। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार और बांग्लादेश के निर्माण के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते एक नए और बेहद नाजुक मोड़ पर खड़े थे। इस युद्ध में भारत ने न केवल पाकिस्तान को सैन्य रूप से हराया था, बल्कि उसके 90,000 से अधिक सैनिकों को युद्धबंदी भी बना लिया था। इसी पृष्ठभूमि में 1972 में शिमला में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच एक शिखर बैठक हुई। आधिकारिक तौर पर शिमला समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाना, युद्धबंदियों की रिहाई और भविष्य के विवादों को द्विपक्षीय बातचीत से हल करना था। लेकिन इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद हिस्सा पर्दे के पीछे ही तय हुआ। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच एक अलिखित या मौखिक सहमति बनी थी कि नियंत्रण रेखा को धीरे धीरे एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बदल दिया जाएगा। भुट्टो ने इंदिरा गांधी को यह आश्वासन दिया था कि वे पाकिस्तान वापस जाकर इसके लिए राजनीतिक माहौल तैयार करेंगे। भारत ने इसी भरोसे पर 90,000 युद्धबंदियों को बिना किसी बड़ी शर्त के रिहा कर दिया और पाकिस्तान द्वारा जीते गए भारतीय क्षेत्रों को भी वापस कर दिया। ये एक ऐसा गुप्त वादा था जिसने शिमला समझौते की पूरी रूपरेखा को बदल दिया। हालांकि भुट्टो पाकिस्तान वापस लौटे तो उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने अपनी राजनीतिक मजबूरियों का हवाला दिया और इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया। भारत में इंदिरा गांधी को इस बात के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा कि उन्होंने एक सुनहरा मौका गंवा दिया, लेकिन इंदिरा गांधी ने शायद भुट्टो के व्यक्तिगत आश्वासन पर भरोसा किया, जो अंततः एक कूटनीतिक भूल साबित हुआ। यह घटना इस बात का सबूत है कि गुप्त मौखिक समझौते कितने अविश्वसनीय और जोखिम भरे हो सकते हैं, खासकर जब वे दो प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच हों। 1999 के कारगिल युद्ध ने भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया था। यह युद्ध इसलिए भी एक बड़ा धोखा था क्योंकि यह प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ऐतिहासिक लाहौर बस यात्रा के कुछ ही महीनों बाद हुआ था, जिसे शांति की एक नई सुबह के रूप में देखा जा रहा था। ऐसे माहौल में 2001 में पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भारत आए और वाजपेयी के साथ आगरा में एक शिखर वार्ता की। इस वार्ता से बहुत उम्मीदें थीं कि शायद कारगिल के जख्मों को भरकर एक नई शुरुआत की जा सकेगी। बातचीत कई दिनों तक चली और एक समय तो ऐसा लगा कि दोनों नेता एक समझौते पर पहुंचने के बहुत करीब हैं। पर्दे के पीछे जो कुछ हुआ वह बेहद नाटकीय था। कहा जाता है कि दोनों पक्षों के अधिकारियों ने रात भर जागकर एक संयुक्त घोषणा पत्र का मसौदा तैयार किया था। इस मसौदे में आतंकवाद और कश्मीर दोनों मुद्दों को शामिल किया गया था और एक ऐसा फॉर्मूला निकाला गया था जो दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य हो सकता था। मुशर्रफ कश्मीर को मुख्य मुद्दा मनवाने पर अड़े थे, जबकि भारत सीमा पार आतंकवाद को प्राथमिकता देना चाहता था। लंबे मोलभाव के बाद एक बीच का रास्ता लगभग निकल ही आया था, लेकिन आखिरी समय में कुछ ऐसा हुआ कि पूरी बाजी पलट गई और शिखर वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। असफलता का ठीकरा दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फोड़ा। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारतीय कैबिनेट के कुछ कट्टरपंथी सदस्यों ने अंतिम समय में मसौदे पर आपत्ति जताई और वाजपेयी पर दबाव डाला। वहीं भारत की ओर से कहा गया कि मुशर्रफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे माहौल खराब हो गया। वे सिर्फ कश्मीर पर ही बात करना चाहते थे, आतंकवाद पर नहीं। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं थी। आगरा शिखर वार्ता की विफलता इस बात का एक दुखद उदाहरण है कि भारत पाक संबंधों में विश्वास की कमी कितनी गहरी है। आगरा में जो कुछ हुआ उसने दोनों देशों के बीच शांति की उम्मीदों को एक लंबा झटका दिया। आगरा की विफलता के बावजूद पर्दे के पीछे शांति की तलाश बंद नहीं हुई। 2004 से 2007 के बीच भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के शासनकाल में दोनों देशों के बीच अब तक की सबसे गंभीर और परिणामोन्मुखी बैक चैनल वार्ता हुई। इस वार्ता का नेतृत्व भारत की ओर से सतिंद्र लांबा, तारिक अजीज, इन दोनों दूतों ने दुनिया भर के विभिन्न शहरों में दर्जनों गुप्त बैठकें की कश्मीर समस्या के समाधान के लिए एक 4 सूत्रीय फॉर्मूले का खाका तैयार किया। पहला, सीमाओं को फिर से नहीं बनाया जाएगा, एलओसी को स्थायी लेकिन अप्रासंगिक बनाया जाएगा। दूसरा, एलओसी के आर पार लोगों और सामानों की मुक्त आवाजाही होगी। तीसरा, कश्मीर के दोनों हिस्सों को स्वशासन या अधिकतम स्वायत्तता दी जाएगी।
जिसमें रक्षा, विदेश मामले और संचार को छोड़कर सभी विषयों पर उनका अपना अधिकार होगा। चौथा, इन सभी व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए एक संयुक्त निगरानी तंत्र बनाया जाएगा। इसमें भारत, पाकिस्तान और कश्मीरी प्रतिनिधियों का समावेश होगा। यह एक ऐसा समाधान था जो किसी की जीत या हार नहीं, बल्कि सभी पक्षों के लिए एक सम्मानजनक रास्ता पेश करता था। ये समझौता लगभग अंतिम रूप ले चुका था और माना जाता है कि दोनों नेता इस पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2007 में पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता शुरू हो गई। इसके बाद 2008 में मुंबई में हुए भयानक आतंकवादी हमलों ने दोनों देशों के बीच विश्वास को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और यह गुप्त समझौता ठंडे बस्ते में चला गया। एक ऐसा अवसर जो शायद दशकों में एक बार आता है, हाथ से निकल गया। भारत पाकिस्तान संबंधों में गुप्त समझौतों की चर्चा अफवाहों और अटकलों के एक घने कोहरे में लिपटी रहती है। जब भी दोनों देशों के अधिकारी चुपचाप मिलते हैं या जब सीमा पर अचानक से शांति छा जाती है, तो मीडिया में और सोशल मीडिया में खबरें उड़ने लगती हैं। फरवरी 2021 में हुआ संघर्ष विराम समझौता इसका एक ताजा उदाहरण है। जब यह घोषणा हुई, कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने रिपोर्ट किया, कई भारतीय मीडिया संस्थानों ने भी रिपोर्ट किया। क्या भारत पाक के बीच हुई सीक्रेट डील? रिपोर्ट्स दावा करती थीं कि दोनों देशों के खुफिया प्रमुखों ने दुबई में मुलाकात की और तनाव कम करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया। इन अफवाहों में कितनी सच्चाई है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही सरकारें आधिकारिक तौर पर इनकार करती हैं। हालांकि कई अनुभवी राजनयिक और विशेषज्ञ मानते हैं कि बैक चैनल बातचीत असामान्य नहीं है। जमीनी हकीकत यह है कि सार्वजनिक रूप से दोनों देश एक दूसरे पर हमलावर रहते हों, लेकिन पर्दे के पीछे संचार के तार हमेशा जुड़े रहते हैं। ये जरूरी भी है, क्योंकि दो परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच किसी भी गलतफहमी के भयानक परिणाम हो सकते हैं। इसलिए अफवाहों को सिरे से खारिज करने के बजाय उन्हें संभावित कूटनीतिक संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए, जिनकी पुष्टि शायद सालों बाद हो। मीडिया अक्सर इन गुप्त वार्ताओं को सनसनीखेज बनाने की कोशिश करता है, जिससे तथ्यों और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। मिसाल के तौर पर अक्सर यह अफवाह उड़ती है कि कश्मीर पर कोई गुप्त समझौता हो गया है, जिसमें भारत ने कुछ हिस्सा पाकिस्तान को देने की पेशकश की है। इसलिए एक जागरूक नागरिक के रूप में अफवाहों और तथ्यों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। भारत और पाकिस्तान के बीच गुप्त समझौतों का इतिहास उम्मीदों और निराशाओं की एक लंबी दास्तां है। ताशकंद की रहस्यमयी परिस्थितियों से लेकर शिमला के मौखिक वादे तक, आगरा की आखिरी मिनट की विफलता से लेकर मनमोहन मुशर्रफ फॉर्मूले के अधूरे सपने तक, हर प्रयास हमें एक ही सबक सिखाता है: शांति की राह जितनी जरूरी है, उतनी ही कठिन भी है। ये गुप्त समझौते इस बात का प्रमाण हैं कि सार्वजनिक बयानबाजी और राष्ट्रवादी उन्माद के बावजूद दोनों देशों के नेता पर्दे के पीछे यथार्थवादी समाधान खोजने की आवश्यकता को समझते हैं। वे जानते हैं कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है और बातचीत ही एकमात्र रास्ता है, भले ही वह रास्ता कितना भी गुप्त और घुमावदार क्यों ना हो। इन समझौतों का महत्व इस बात में निहित है कि वे सबसे जटिल मुद्दों पर भी आगे बढ़ने का एक संभावित खाका पेश करते हैं। मनमोहन मुशर्रफ फॉर्मूला आज भी कश्मीर समस्या के सबसे व्यावहारिक समाधानों में से एक माना जाता है। यह दिखाता है कि रचनात्मक कूटनीति के माध्यम से ऐसे रास्ते खोजे जा सकते हैं जो दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य हों, बिना किसी की हार या जीत के। हालांकि इन समझौतों की सीमाएं भी स्पष्ट हैं। वे अक्सर नेताओं की व्यक्तिगत इच्छा शक्ति पर निर्भर करते हैं और उनके सत्ता से हटते ही अप्रासंगिक हो जाते हैं। घरेलू राजनीतिक दबाव, कट्टरपंथी समूहों का विरोध, आतंकवाद की घटनाएं, तटस्थ नजरिए से देखें तो इन गुप्त समझौतों को न तो पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए और न ही उन्हें रामबाण इलाज मान लेना चाहिए। वे कूटनीति के टूल बॉक्स में एक आवश्यक उपकरण हैं, खासकर जब माहौल बहुत अधिक ध्रुवीकृत हो। वे विश्वास बनाने और मुश्किल मुद्दों पर बर्फ पिघलाने का एक प्रारंभिक बिंदु हो सकते हैं, लेकिन स्थायी शांति के लिए इन गुप्त सहमतियों को अंततः सार्वजनिक समर्थन और एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से संस्थागत रूप देना होगा। लोकतंत्र में पर्दे के पीछे की सच्चाई को एक दिन पर्दे के सामने आना ही पड़ता है, जो हमें बताते हैं कि हम मंजिल के कितने करीब आकर लौट आए।